लास्ट क्लास में मैंने आपको मोलैरिटी क्या क्या पढ़ाया था, परसेंटेज W/W पढ़ाया था, मोलैरिटी करा दी थी और मोलैलिटी करा दी थी, है ना, ये सब हुआ था ना। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, a solution of glucose in water is labeled as 10% W/W. A solution of glucose in water is labeled as 10% W/W. The density of the solution is 1.0 gram per ml. डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.20 ग्राम पर ml. कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. कैलकुलेट करनी है आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी. मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल m से. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मोलैलिटी का क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन. पहले देखो क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर. 10% W/W का क्या मतलब हुआ, ग्लूकोज सॉल्यूशन है 10% W/W. हाँ जी किंजल, क्या मतलब हुआ इसका. हाँ, तो हमें ग्लूकोज का मास पता चल गया, हमें सॉल्यूट का मास पता चल गया. ठीक है, तो हमें क्या पता है यहाँ पे, W सॉल्यूट पता है, जो कि कितना है. पहले यहाँ पे लिखोगे, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, आपको उसे हर चीज बतानी है, यानी कि डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. राइट, पहले आप ये चीज लिखोगे, फिर यहां से लिखोगे कि अब हमें क्या पता चल गया, W सॉल्यूट इज इक्वल टू 10 ग्राम. सॉल्यूशन का जो अभी सॉल्यूशन के हमें मास की जरूरत है, हाँ, तो W ऑफ सॉल्यूशन कितना पता चल गया, 100 ग्राम. राइट, यहां से आप सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो. कल एक फॉर्मूला बताया था ना, सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, जो कि आपको मोलैलिटी में जरूरत पड़ेगा, है ना. तो आपको W सॉल्वेंट पता चल गया. तो क्या पहले मोलैलिटी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकल जाएगी. मोलैलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मोलैलिटी के लिए चाहिए आपको नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. केजी में है नहीं, ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉल्यूट का मोलर मास यहाँ कितना होगा, कितना आया भाई, W सॉल्यूट है हमारा 10, मोलर मास है 180 और सॉल्वेंट का मास है 90 एंड इट इज 1000. हम्म, 61 या 68, 618 है ना. चेक करो कहीं पे कोई गलती है. आप लोगों का कितना आया, 0.61 आ रहा है. 0.61 आएगा, ये मोलैलिटी होगी.
0.6 से आगे क्यों नहीं आया? 1 चला था आपका, 8 चला था, 117 या 18, ठीक है। चलो यहाँ तक सबने कर लिया। अब आपने मोलारिटी निकाल ली, आपको क्या निकालनी है? मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी क्या होती है? इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ऊपर मैं 1000 कर देती हूँ क्योंकि ये भी ml में है, ml में ही आएगा कुछ, ठीक। अब यहाँ पे क्या नहीं है आपके पास? ये है, लेकिन आपके पास वॉल्यूम नहीं है सॉल्यूशन का। यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? हाँ, डेंसिटी यूज करेंगे इसके लिए। जब भी आपको मोलालिटी और मोलारिटी एक ही क्वेश्चन में निकालने के लिए दे रखी होगी तो वहां पे आपको कन्वर्जन के लिए डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी, ठीक है। अब ये डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको चाहिए तो V इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी लिख दूं, बोलो, है ना। और मास कितना है सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मास कितना है? बोलो बोलो यशी, कितना है सॉल्यूशन का मास? 100 ग्राम है ना, ये अभी आपने निकाला था ना, इससे ये लिखा है ना 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.20। ये ग्राम में है, ये ग्राम पर ml में है, तो वॉल्यूम ml में आएगा। ग्राम से ग्राम कट जाएगा ना, वॉल्यूम ml में आएगा। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको एस सच ही उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, सब कट बच जाएगा। वॉल्यूम 83.3 आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो 83.3 ml आ जाएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही उठा के फॉर्मूले में पुट कर लो, वहां पे भी जाकर सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला लिखना है पहले, मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला लिखना है। अथर, फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, पहले फॉर्मूला लिखो। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू, ये मोलालिटी में लिख लूँ मैं, सॉरी, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो लीटर में आया नहीं, ml में आया, तो ऊपर 1000 कर दो। ठीक है, 667 ले लो। ये 10 ग्राम है ना खाली, 100 थोड़ी है। सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है ना, ठीक है। वॉल्यूम आप 100, हाँ 120 करो, या तो आपने इसके पॉइंट को हटा के ऊपर किया है ना, ये पॉइंट को हटा के ऊपर इसको 1000 कर दिया, तो ये 120 का जीरो का किधर गया? जीरो भी लगाओ ना इसके आगे एक और, हाँ ठीक है। इस वाले जीरो से उस वाले जीरो को हटा दो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो 12 और 18 को। जीरो 0.66 क्या हुआ? 1. 120/18। अच्छा, तुमने पहले ही काट दी थी, ओके, मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी ना, तो ये आप मुझे बताओगे ना बेटा। कैलकुलेशन के लिए साथ में बराबर में लाइन खींचा करो, उसके अंदर कैलकुलेशन किया करो, वो सारा वहीं पे मिक्स होता जाता है। आ गया भाई सबका आंसर? अद्विक का आंसर आया कितना?
0.66 आ गया। 66 के आगे कैपिटल एम भी लगाना है ना, या फिर मोल पर लीटर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम मोलैलिटी और मोलारिटी का आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं अगर हमें डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन हो। अभी एक चीज रह गई यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। अगला हेडिंग डालेंगे मोल फ्रैक्शन। पहले मैं आपको मोल फ्रैक्शन समझा देती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिखवाऊंगी। अच्छा, फ्रैक्शन से समझ में आ रहा है कि वैल्यू 1 से कम होगी। मोल फ्रैक्शन से समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन में है वैल्यू, है ना, 1 से कम होगी। मोल फ्रैक्शन को हम, ये एक सिंबल होता है, इसको काई कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है और सॉल्वेंट के मोल प्रेजेंट है। अगर मैं टोटल मोल की बात करूं तो सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, राइट। तो अगर मैंने कहा कि सॉल्यूट को हम ए से रिप्रेजेंट करें और सॉल्वेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करें, आपकी मर्जी है, एक्स वाई किसी से भी कर लो आप, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, Na कह सकते हैं, और इनको क्या कह सकते हैं हम, Nb। जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल का फ्रैक्शन, वो दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट को मैं ऐसे लिखूंगी, काई ए, है ना, वो किसके बराबर होगा, सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। ये बात समझ में आई। जिसके मोल आपको, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल ऊपर रखने हैं और उसको डिवाइड करना है टोटल मोल से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशो होता है। किसका रेशो होता है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको निकालना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। दोनों के मोल फ्रैक्शन हम अलग अलग निकालते हैं, और इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, इट शुड बी 1। इसका मतलब काई ए और काई बी, अभी मैं इसको x बोल रही हूँ, x ए और x बी की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए। अगर आपकी 1 से ज्यादा आ रही है, यानी कि आपने कुछ गलती करी है क्वेश्चन में। इट शुड बी लेस देन 1। 1 दोनों की वैल्यू जोड़कर 1 आ रही है ना। अगर आपकी 1 आएगी, इसका मतलब उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट एब्सेंट है। अगर x ए 1 है, इसका मतलब वहां पे x बी क्या है, 0 है, कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने x से निकाल लिया तो आप क्या कर सकते हो, x से अगर आपने निकाल लिया तो x भी आप 1 माइनस एक्स से करके भी निकाल सकते हो ना। तो आपको ये फॉर्मूला भी नोट करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। पहले लिखेंगे डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड, it is defined as the ratio of number of moles it is defined as the ratio of number of moles of a particular component present into the total number of moles of the solution. Present into the total number of moles of the solution. ओके, नोट कर लिया सबने, यशी आपने नोट किया। आगे लिखो, इफ अ सब्सटेंस ए dissolve in substance B substance A dissolve in a substance B and their number of moles are क्या होंगे, Na and Nb respectively. Na and Nb respectively.
then mole fraction of A is equal to this and mole fraction of B is equal to this. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये होगा. The sum of mole fraction of component should be 1. That is XA plus XP is equal to 1. Sum of mole fraction of components is equal to 1. डन. अभी आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या करना है, अब आपने मोल फ्रैक्शन निकालना. उस क्वेश्चन को कोई नंबर दे दो, उस नंबर को यहाँ पे डाल दो, है ना, और लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. कौन कौन से कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट हैं? हाँ, ग्लूकोज एंड वाटर. तो ग्लूकोज के मोल आपने पहले निकाले भी थे, वाटर के मोल निकाल लेंगे और फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ग्लूकोज का और वाटर का. मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? आप Na मत लिखो वहां पे, ऐसे लिखो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमें या तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ए क्या है, ए ग्लूकोज है और बी वाटर है ना. N ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना है? 10/180 है ना. और N वाटर कितना है? यशी N वाटर बताओ कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? यशी मैं ये कह रही हूँ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? 90/18. यस. हाँ जी बोलो बेटा. 19/18 5 होगा. हाँ, ये तो 5 आ गया आपका, और ये कितना आ गया? 1/18. 0.055 आ रहा है शायद, 0.055. ये हो गया 0.055. अब आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देना है. पहले आप ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकाल लो और फिर आप वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लो.
हाँ जी, आया किसी का मोल फ्रैक्शन? जीरो 0.09 तो नहीं आ रहा, 1 आ रहा होगा, 0.01 आ रहा होगा, चेक करो। जीरो पॉइंट जीरो वन वन 1 हो गया। फिर मैं बार बार बोल रही हूँ, साइड में लाइन खींचो किंजल, आपने फिर वही करी गलती। कैलकुलेशन के लिए साइड में लाइन खींचो, उसी में मिक्स नहीं करना, ठीक है? फिर आप लोगों को यही आदत पड़ती है, वहीं पे ही फेयर काम हो रहा है, वहीं पे कैलकुलेशन हो रही है। चेक किया आपने? यशी आ गया आपका आंसर? आपने नंबर ऑफ मोल्स सही निकाले, एक तो 5 आए होंगे, एक 0.055 आए होंगे, तो 5.055 हो गया टोटल मोल्स। 0.055 को 5.055 से डिवाइड करना है। सबका 1 1 आ रहा है, एक बार चेक करो कहीं पे क्या कर रही है। एक का जैसे ही आ जाएगा वाटर का 1 में से माइनस करके निकाल देना। हाँ, 0.98। पत्थर निकला आंसर। हाँ जी अद्विका किंजल, बेटा आंसर निकला नहीं आ रहा? देखो इधर क्या गलती हो रही है आप लोगों की। यहाँ तक किया है, यहाँ तक किया है ना? ये हो गया सबका, आपका भी हो गया किंजल, ये तो हो गया है ना? उसके बाद क्या करना है आपको? आप ग्लूकोज का अगर निकाल रहे हो तो ये ऊपर लिख लोगे, और नीचे टोटल मोल्स लिखने, तो 5 प्लस 0.055, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 0.055 डिवाइडेड बाई 5.055, ठीक है? ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं हम या नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं। अब 5055 से 55 को डिवाइड करना है। हाथ से कट रहा है ये? हाँ, ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 1011, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो 1011 से 1 1 को डिवाइड कर लो, पॉइंट लगा के 0 लगा के 0 लगा के 0, ठीक है? 1 ही चल रहा है। 9 कैसे चला आपका? यशी आपका इस पर 9 कैसे चला जब आप? अब आ गया, इसको 1 लेंगे 1011 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 89 आ गया, है ना? और फिर पॉइंट लगा ही हुआ है तो एक 0 और आ जाएगा,
फिर एक और 0 ही लगाना पड़ेगा हमें, है ना, तब एक और 0 आएगा। और अब यहाँ पे 8 चल जाना चाहिए शायद, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.0108, तो हम इसको 0.011 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि वो 5 से ज्यादा है। आ गया सर। अब आपको क्या करना है, ये ग्लूकोज का आ गया, अब आपको निकालना है वाटर का, तो आप क्या करो, 1 में से माइनस कर दो इसको, है ना, ये वाली इक्वेशन लगा दो, तो 1 में से माइनस करके आंसर निकाल दो। निकालें जल्दी से। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, देखो डेफिनेशन, देखो फॉर्मूले को देखो, ये रेशो है, तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होगी, है ना, मोल से मोल कट जाएंगे, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया कैसे करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी के लिए हमें थोड़ी सी चीजें और समझनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मैलिटी क्या है, हमारा एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो आप। हेडिंग डालो नॉर्मैलिटी, इसको कैपिटल एन से शो करते हैं। नॉर्मैलिटी को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से शो करते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज, बेटा स्टैंड हटाओ ये हाथ का, देखो, इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent present in 1 liter of solution, ठीक है। मोलैरिटी आपको पढ़ाया था, उसमें क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या लिखा है आपने, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंस कहां पे आया, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट था, ठीक है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है फिर हम ये समझेंगे, पहले आप इसका क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलैरिटी था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट को ना ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कोई सिंबल नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास, यहां पर मोलर मास की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम कैपिटल ई से शो करते हैं, मैं यहां पूरा लिख देती हूं अभी, तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तीसरा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, वैसे एन फैक्टर की जगह मैं ऐसे लिखवा देती हूँ, एन फैक्टर मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया आपको, एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी
of acid or change in oxidation number of salt. It is n factor. ठीक है, मोलर मास अपॉन एसिडिटी अगर आपको बेस दे रखा है, बेसिसिटी अगर आपको एसिड दे रखा है, अगर कोई सॉल्ट दे रखा है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन है, तो वहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उससे डिवाइड करेंगे। अब ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, समझ में तो कुछ भी नहीं आया ना, है ना। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी हमेशा बेस की होती है, एसिड की नहीं होती। ठीक है, किसी बेस के अंदर कितने OH आयन है जो कि किसी एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, राइट? या फिर कितने OH आयन है जो रिप्लेसेबल है, भाई OH को हटा दो वहां से, OH H से ही तो रिएक्ट करेगा, है ना, न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो उस बेस के अंदर जितने OH आयन प्रेजेंट होंगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए, उन्हें उससे हम उस बेस की एसिडिटी कहेंगे। ठीक है, अगर मैंने लिखा NaOH तो इसमें एक OH आयन है जो कि रिप्लेसेबल है या जो न्यूट्रलाइज हो सकता है, तो इसका मतलब इस बेस की एसिडिटी 1 है। क्या ये समझ में आया? यशी आपको समझ में आया? अगर मैंने लिखा यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। अच्छा, बेस और एसिड तो पता है ना, जो 10th में पढ़ लिया ना कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, जनरल जो वो है डेफिनेशन। वैसे तो एसिड बेस की 3 डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन जो एक डेफिनेशन जिसे हम आर्हीनियस कंसेप्ट कहते हैं, जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है, तो क्या होते हैं एसिड, आप बताओ बेटा। ये मत बताना जो लिटमस को ये करते हैं वो करते हैं, वो वाली नहीं बतानी। जो वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या देते हैं, H आयन देते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं। जो OH आयन देते हैं उनको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो एसिडिटी और बेसिसिटी अब समझ में आ रही है, जो OH आयन दे रहे हैं, जितने OH आयन दे रहे हैं रिएक्शन में, है ना, तो जितने OH आयन दे रहे हैं वो उसकी क्या है, एसिडिटी है, बेस की। बेस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी, ऐसे याद रखना, उल्टा होता है। अब मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा तो इसकी 2 होगी ना। अगर मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, अब इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 3 होगी। तो ये होती है एसिडिटी। क्लियर है? अब बेसिसिटी देख लेते हैं। बेसिसिटी किसकी होगी, एसिड की। HCl की कितनी बेसिसिटी होती है, 1। H2SO4 की कितनी होती है, यशी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे, H3PO4 की कितनी होगी, 3। H3PO3 की कितनी होगी, 2। किसने बोला था, क्योंकि 2 ही सही आंसर है। H3PO2 की कितनी होगी, 1। ये हमें कैसे पता चलेगी, इन तीनों के केस में हमें स्ट्रक्चर से पता चलती है कि इसकी क्या एसिडिटी होती है, क्या बेसिसिटी होती है, सॉरी। ठीक है, आपको HCl की पता है कि HCl एक H आयन देता है, H2SO4 आपको पता है कि 2 H आयन देते हैं, H3PO4 आपको पता है कि 3 H आयन देते हैं। ये क्यों देते हैं 3 आयन 2 आयन, क्योंकि इनका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। जब आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग तो ये चीज समझ में आएगी। ये HCl है, ये H आयन यहां से दे देगा, ठीक है, ये Cl नेगेटिव बना देगा, ये H पॉजिटिव बना देगा। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये वाला इसका जो बॉन्ड है वो वीक है, आसानी से टूट जाता है। इन केस ऑफ H2SO4 यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को वीक कर देगा। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है,
देखो कोई भी जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पता है सबको, ये भी 10th में पढ़ लिया है ना। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? अब नॉर्मेलिटी अगर पढ़नी है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं, बॉन्डिंग फलाना ढिमकाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कुछ, तब नॉर्मेलिटी समझ में आती है। बॉन्डिंग दे रखी है ना, तो कौन सा बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या डिफरेंस होता है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में? आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, है ना, एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन चला जाए। जैसे आपने NaCl में पढ़ा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, सोडियम ने Na पॉजिटिव बना लिया, Cl ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl नेगेटिव बना दिया। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्योंकि दोनों के पास अलग अलग चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ये भी देगा ये भी देगा, ठीक है, दोनों आपस में देंगे और दोनों उसको शेयर करेंगे। जैसे कि आपके पास एक बुक है, आप दोनों उसको शेयर कर रहे हो, इक्वली शेयर कर रहे हो। जब आपको चाहिए तो आपकी वो बुक है, एक तरह से आप भी उसके ओनर हो और आप भी उसके ओनर हो, और दोनों उस बुक को यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं शेयरिंग। लेकिन जब हम कोई चीज शेयर करते हैं तो वो हम इक्वली शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते हम इक्वली शेयर? जब आप किसी से कोई चीज शेयर कर रहे होते हो तो क्या आप इक्वली शेयर कर रहे होते हो? सबने यूं कर दिया, सारे चोर है, इसका मतलब सब चालाक है, सब यही चाहते हैं कि मुझे ज्यादा हिस्सा मिले और दूसरे को कम मिले। यही नेचर है ना हम सबकी, कि अगर किसी के पास बुक है तो हमें तभी याद आते हैं सारे काम, अच्छा मैंने इसको बुक दे दी, मुझे तो इसी से पढ़ना था अभी, चाहे वैसे हमारे पास पढ़ी होती तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन जब अगर हमने किसी को दे दी, हमारी फ्रेंड के पास चली गई वो बुक, तब तो वो हमें जरूर चाहिए। ऐसे ही होता है ना हम सबके साथ। तो यही होता है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड की शेयरिंग करी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और एक सिंगल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है? बोला करो यार, गलती तो हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी थी, ठीक है। तो इन दोनों ने जब शेयरिंग करी तो शेयरिंग इस बात पे करी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के से इक्वल दूरी पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, इसका भी इतना ही अधिकार होगा इस पे और इसका भी इतना ही होगा, यही बात हुई थी। लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और ये हाइड्रोजन कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए इनकी जो बॉन्डिंग है वो कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। अगर दोस्ती में एक चालाक होगा और एक थोड़ा समझदार होगा तो दरार तो आएगी ही ना। अगर आप इक्वली नहीं किसी भी रिश्ते में दे रहे हो तो दरार आएगी वहां पे। यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जब अपनी तरफ खींच लिया तो ये हाइड्रोजन बेचारा अकेला पड़ गया, तो ये इस ऑक्सीजन को छोड़ के चला जाएगा एज ए H पॉजिटिव। तो जब भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होता है तो वो उसको छोड़ के चला जाता है, H आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो यहां से ये भी H आयन की फॉर्म में निकलेगा, ये भी H आयन की फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे 2 H आयन निकलते हैं, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 2 है H2SO4 की, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। क्लियर है ये बात? ये बात समझ में आ गई? अब अगर आप H3PO4 की स्ट्रक्चर देखोगे तो H3PO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है? चार ऑक्सीजन बनानी है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये H3PO4 की स्ट्रक्चर है। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। ये बात समझ में आ रही है? यशी आपको समझ में आ रही है? यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट है, ये भी जाएगा ये भी जाएगा ये भी जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन आयन देता है। तो आप कहते हो कि ये क्या है, ट्राई बेसिक एसिड है। इसको मोनोबेसिक एसिड कहेंगे,
इसको डाई बेसिक एसिड कहेंगे, इसको ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे। जो भी बता रही हूँ वो याद तो रहने वाला नहीं, तो उसको नोट भी करेंगे कॉपी में, हाथ भी चलने चाहिए, ठीक है। या फिर आप मुझे कह दो कि मैम अभी रुक जाओ, हम नोट कर लेते हैं। मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, राइट। ये थी H3PO4 की स्ट्रक्चर। अगर H3PO2 की बात करेंगे तो हाँ जी बेटा, H3PO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पार्शली नहीं होता, ये अच्छे से होता है पूरा। हाँ जी, वो कम डिसोसिएट होंगे। और डिसोसिएशन का मतलब यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना कि कम होंगे या पार्शली होंगे, वो बेटा उस चीज पर डिपेंड करता है, उससे पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। उससे हमें बेसिसिटी या एसिडिटी का कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर हुई? स्ट्रक्चर देखो जरा अब इसकी H3PO2 की। H3PO2 की स्ट्रक्चर H3PO3 सॉरी, H3PO3 की स्ट्रक्चर ये है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो ये ऑक्सीजन के साथ, एक ये प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है, एक डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ जुड़ी होती है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जब सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखे हुए हैं, हाइड्रोजन इसको छोड़कर नहीं जाएगा, तो हाइड्रोजन केवल ये जाएगा और ये जाएगा। इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है, ये डाई बेसिक एसिड होता है। इट इज ड्यू टू इट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना लो, H3PO4 की भी बना लो, H3PO3 की भी बना लो। और अब H3PO2 की अगर आपने ये बना ली हो, बना ली सबने स्ट्रक्चर, H3PO4 बना ली सबने। यहां लिख लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बॉन्ड बिकम वीक, हाइड्रोजन आयन रिलीज, 3 हाइड्रोजन आयन यहां पर रिलीज होंगे, हेंस इट इज ट्राई बेसिक एसिड। आगे चले। H3PO2 की स्ट्रक्चर किस किसने बना ली? H3PO3 की, सॉरी, सबने बना ली। यहाँ पे लिख लिया कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, बोथ हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉस्फोरस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली पी लिख लो ना, टाइम सेव करो थोड़ा सा। अब आगे स्ट्रक्चर देखते हैं H3PO2 की। H3PO2 में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर होगी H3PO2 की। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, केवल यही बॉन्ड वीक है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो एलिमेंट की बॉन्डिंग में, वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, वहां पर वो बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, है ना। पोलैरिटी आ जाती है बॉन्ड में, ये अभी हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये कैसा होगा? मोनोबेसिक एसिड होगा, केवल एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेसेबल है, इट इज मोनोबेसिक एसिड। डन, सबने बना लिया, लिख लिया। तो इनके एन फैक्टर पता चल गए सबके। HCl का एन फैक्टर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसी को एन फैक्टर कहते हैं, है ना। तो मैंने आपको एसिडिटी बता दी, बेसिसिटी बता दी। अब अगर
सॉल्ट की बात करते हैं, ये अभी आप 11th में हो ना, तो जब सेकेंड बुक पढ़ोगे और पहला चैप्टर पढ़ोगे रेडॉक्स, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक एग्जांपल करा देती हूँ, जैसे KMnO4 है, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ सुन लो, समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, वो आपको निकालना भी नहीं आता है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे +7 होता है। रिएक्शन में KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। तो ये +7 से +2 जा रहा है, +7 से +2 जा रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 5 तो एन फैक्टर इसका 5 होगा। इस केस में एन फैक्टर 5 होगा। इसे कहते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये मैंने आपको इसका मतलब समझाया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एन फैक्टर 5 हो जाएगा। राइट, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गई, एन फैक्टर समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर मास तो आपको आता है निकालना, मोलर मास। तो जब आपको ये निकालना आ गया तो आप इक्विवेलेंट वेट पता चल गया। गिवन वेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे। ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम भी गिवन होगा, तो आपकी क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। कैसे आया? क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख दूं? W इंटू इक्विवेलेंट वेट लिख दूं। इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख दूं? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख दूं। ठीक है, ये क्या था? मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटे वहां बैठ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होगी मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आ गया मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर है? ये नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इसकी यूनिट भी लिख लेना नॉर्मेलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है। इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। इक्विवेलेंट पर लीटर है ना? डन। होमवर्क लिखो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिखो NaCl, दूसरा लिखो Na2CO3, तीसरा लिखो H2SO4। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो बस इतना ही करेंगे आज। ठीक है यशी, नोट कर लिया होमवर्क? चलो ओके बेटा, वेलकम।